जो आज का मेन टॉपिक हम लोग लेके आए हैं वो है डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। इन दोनों का सम देखो n-1, 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 फिर आंसर आ गया ऊपर वालों का सम c नीचे वालों का। लेकिन बच्चों अगर भविष्य में कहीं ये सवाल हमको मल्टीनोमियल में मिल गया तो ये वाला तरीका जो कॉम्प्लीमेंट्री रूल है वो थोड़ी ना लग पाएगा। बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं? CR। तो ये ऐसे कुछ लिखा है CR और आगे है R, मतलब RCR टाइप की कोई चीज़ है। तो अगर आगे ये मेरे को K लाना है तो बोलो क्या करने से ये चीज़ आगे आती है? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे समय जो है बेटा वो लगातार कम होता चला जा रहा है। आज जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज की आप डेट मान लीजिए कि 7 नवंबर, और आपका जो एग्ज़ाम है वो 21 जनवरी से है। मतलब अगर आज से आप देखेंगे तो लगभग आपके पास 2.5 महीने का समय जो है वो बचा हुआ है। ठीक, चाहे किसी भी बच्चे ने अब लगभग 2 साल से बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई कर रखी हो, लेकिन जो फिनिशिंग टच होते हैं वो अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पेन किलर सीरीज पे दोबारा से एक बार लगभग फाइनलाइजेशन की ओर है, क्योंकि 11th वाले सेक्शन में ये हम लोग बाइनोमियल खत्म कर रहे हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम में लास्ट टर्न पे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की बोलो बात की थी और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल करे थे। कुछ वैरायटी हल्की सी रह गई थी, वो भी आज कवर करूँगा और वही प्रॉब्लम के जरिए आपको बाकी बातें भी बताते हुए चलूँगा। ठीक है, चलिए। मौसम चेंज हो रहा है, स्वास्थ्य पे ध्यान रखें, क्योंकि एक बार स्वास्थ्य दिक्कत हो जाती है तो फिर वो लगभग 7-8-10 दिन निकाल देता है। मैं इसी दौर से थोड़ा सा इस समय गुजर रहा हूँ, तो चलो मैं तो ये अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग बेटा अब इस जीवन काल में कि अब आपको 2.5 महीने बाद पेपर देना है, तो इन चीज़ों में नहीं पढ़ें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अपने आप को संभाल के रखें, उड़ा बिड़ा कर बैठें, ठीक, फुल पहने। आइए शुरुआत करते हैं। टॉपिक्स में लास्ट में लिख दूंगा, वरना हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के अंदर जो समेशन ऑफ सीरीज के सवाल थे, समेशन ऑफ सीरीज, और उनमें भी अब मैं जिन वैरायटी की बात करूंगा वो वैरायटी की बात होगी व्हेन टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आर इन मल्टीप्लिकेशन। और जो आज का मेन टॉपिक हम लोग लेके आए हैं वो है डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम भी मैं पढ़ाने की बजाय क्वेश्चन के जरिए आपको कराऊंगा, और प्रैक्टिस प्रॉब्लम तो हम लोगों के पास है ही। लगभग 14 से 15 प्रैक्टिस प्रॉब्लम लाया हूं, जितना भी समय अलाउ करेगा उसके आधार पे बोलो हम लोग करेंगे। लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम, लेकिन उसके पहले बेटा मैं जो समेशन ऑफ सीरीज का एक आर्टिकल जो मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूं वो बोलिए जल्दी से आपको करा दूं, क्योंकि एक बच्चे ने पर्टिकुलरली इसके लिए बोलो कमेंट किया था कि सर वो जो दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में होते हैं उनका करा दें। तो मैं उसको थ्योरी के रूप में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड स्पीड से करा देता हूँ। दो प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन हम लोग c0 + c1 x + c2 x² एंड सो ऑन cn x की पावर n लिखते हैं। अब इसमें पहली वैरायटी जो बनती है टाइप 1 वाले क्वेश्चन, वो है c0 c1 cn, c1 cn-1, c2 cn-2 एंड सो ऑन cn c0। ठीक, इसी में इसके ऊपर यहाँ पर अंडरस्टूड है कि n लिखा है, ज़रूरी नहीं है दोनों में सेम n ही हो, ऐसा भी हो सकता है mc0 ncn प्लस mc1 ncn-1 प्लस mc2
एन सी एन माइनस 2 से लेकर लास्ट में मान लो एम सी एम और एन सी एन माइनस एम हो गया। मुझे बिल्कुल पता है कि बच्चे तुरंत इतनी देर में तो इसका आंसर बोल देते हैं कि सर ये वैरायटी हमने पढ़ी हुई है और इसका आंसर याद भी करा दिया गया था हम लोगों को कि इसका आंसर आएगा ऊपर वालों का सम सी नीचे वालों का सम। ऐसे ही यहाँ पर, अच्छा ये वैरायटी कौन सी है इस बात को भी मैं लिख ही देता हूँ एक बार। यहाँ पर आप देखें जो ये सी के नीचे लिखे हुए हैं इनका सम कांस्टेंट है 0 n n n n n। तो इस वैरायटी को हम लोग कहते हैं कि व्हेन सम SUM व्हेन सम ऑफ suffixes is constant, when sum of suffixes is constant। तो अगर वो जो सी के नीचे लिखा होता है जिसको सफिक्स कहते हैं, अगर उसका सम कांस्टेंट होता है तो बोलो ये वैरायटी होती है। और इस वैरायटी को बोलो हम लोग इस प्रकार से कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या है देखिए, अभी भी नीचे सम ऑफ सफिक्सेस तो कांस्टेंट बन ही रहा है, तो इसका आंसर आपका बनेगा ऊपर वालों का सम सी नीचे वालों का सम। ठीक है बच्चों। लेकिन देखिए बच्चों ये बाइनोमियल का सवाल है, तब तो आपने ट्रिक के तौर पे बोलो याद कर लिया कि ऊपर वालों का सम सी नीचे वालों का सम। लेकिन यही क्वेश्चन हो सकता है आपसे मल्टीनोमियल में कुछ इस रूप से पूछे, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया कि 1 + x स्क्वायर होल टू दी पावर मान लो n। अब इसके एक्सपेंशन में कोई C0 C1 C2 तो नहीं आएगा। इसमें एक बात देखो, x की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 2n होगी, यहाँ x की पावर 0। इसका मतलब इसके एक्सपेंशन में x की पावर 0 से लेके x की पावर 2n तक के टर्म होंगे। और मान लेता हूं मैं उनके कोफिशिएंट्स कुछ इस प्रकार से हैं, ऐसे करके a 2n x की पावर 2n। और अगर कभी उसने इनमें ऐसा कुछ सवाल बना दिया कि A0 an प्लस A1 an माइनस 1 से लेकर an A0, तो ये ट्रिक तो चलिए ठीक है बच्चों कि ऊपर वालों का सम सी नीचे वालों का सम, इसलिए मैं आपको इसका एक बार एलोबरेटेड वर्जन भी दिखा देता हूं कि आगे अगर मल्टीनोमियल का सवाल आया तो फिर आपको बोलो उसको ईमानदार तरीके मतलब सैद्धांतिक तरीके से ही करना होगा। तो वो कैसे करते हैं देखो, जैसे मुझे निकालना है C0 C1, मुझे निकालना है C0 Cn प्लस C1 Cn माइनस 1 से लेके Cn C0। अगर दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दो बाइनोमियल एक्सपेंशंस को मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक बार मैंने एक्सपेंशन लिखा, इसका मतलब उसका एक्सपेंशन लिखा जिसमें ये एज आ कोफिशिएंट्स आते हों, तो वो है 1 + x की पावर n। तो वो लिख दिया C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर से लेके Cn माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n। रूटीनल चीज़ है इसलिए थोड़ा सा पेस तेज रख के करवा रहा हूँ। अब दूसरा एक्सपेंशन वो लिखूंगा जिसमें ये आते हों। अब लकली यहाँ तो इन दोनों के ऊपर ही बोलो n है, तो इसका मतलब मुझे दूसरा एक्सपेंशन भी इसी का लिखना होगा। अगर मैं कहीं ये क्वेश्चन कर रहा होता कि एक में होता m एक में होता n, तो एक एक्सपेंशन में 1 + x की पावर m का लिखता और दूसरा एक्सपेंशन में 1 + x की पावर n का लिखता। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि दोनों में ये आपके सेम ही हों, अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो यहाँ सेम वाला है तो मैं फिर से 1 + x की पावर n का ही एक्सपेंशन आपके सामने दोबारा लिख दूंगा। और जब बच्चों मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, अब मैं इन दोनों को क्या करने जा रहा हूं, मल्टीप्लाई। तो इधर मल्टीप्लिकेशन में आ गया 1 + x की पावर बोलो 2n। अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट
इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से बोलो मल्टीप्लाई हुआ। तो अब क्या होगा बच्चों, वैसे तो ये सी नॉट हर एक से मल्टीप्लाई होगा ऐसे करके, ये हर एक से मल्टीप्लाई होगा, ये हर एक से मल्टीप्लाई होगा, पर मैं कह रहा हूं मुझे दुनियादारी से मतलब नहीं है, मुझे चाहिए क्या, सी नॉट सी एन। तो इस सी नॉट सी एन के लिए आप अगर देखें तो मैं यहाँ से अगर पकड़ता हूँ इस सी नॉट को और वो मल्टीप्लाई करता हूँ इस सी एन से, तो ये सी नॉट जो है वो इस सी एन से मल्टीप्लाई होकर साथ में देगा एक्स की पावर एन। ऐसे ही ये जो देखिए आपको C1 दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा Cn-1 से, और C1 और Cn-1 मल्टीप्लाई होने के साथ क्या आएगा, x की पावर n। और लास्ट वाला ये देखो बैठा है आपका Cn और ये मल्टीप्लाई हुआ आपके C0 से, तो भी देखो साथ में आ रहा है x की पावर n। इसका मतलब इसके एक्सपेंशन में तमाम टर्म्स होंगे, लेकिन जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी चीज़ें मुझे x की पावर n के साथ मिली। इसका मतलब ये जो चीज़ है वो बेसिकली इसके एक्सपेंशन में x की पावर n का कोफिशिएंट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 1 प्लस एक्स की पावर 2n के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n निकाल दूंगा। तो ये तो मुझे सीधे सीधे बोलो पता है कि आंसर आएगा 2n Cn। क्लियर। तो ये वैरायटी हो गई। अभी मैं आपको एक मल्टीनोमियल का सवाल भी थोड़ी देर बाद कराऊंगा। मैं सेकंड वैरायटी भी इसी में कवर कर लेता हूँ। पहली वैरायटी क्या बताई थी मैंने, व्हेन सम ऑफ द सफिक्सेस इज कांस्टेंट। दूसरी वैरायटी जो बनती है वो ये बनती है C0 C1 C1 C2 C2 C3 से लेकर Cn-1 Cn। यहाँ पर क्या खास बात है बच्चों, यहाँ खास बात है कि ये जो C के नीचे लिखे हैं 0 1 1 2 2 3 इनका डिफरेंस कांस्टेंट है। तो ये वैरायटी हुई व्हेन डिफरेंस ऑफ सफिक्सेस इज कांस्टेंट, व्हेन डिफरेंस ऑफ सफिक्सेस इज कांस्टेंट। ठीक है, मुझे पता है कि बच्चे तुरंत कहेंगे कि सर ये तो हम लोग आराम से कर लेते हैं क्योंकि इस डिफरेंस के सवाल को हम सम में कन्वर्ट कर लेते हैं। याद कीजिए प्रॉपर्टी आपको पता है कि हम जब मन चाहें NCR को लिख सकते हैं NC(n-r) कॉम्प्लीमेंट्री रूल से। तो ये जो सीरीज लिखी हुई है बच्चों, इसमें अगर मैं पहले को ना पकड़ूं और दूसरे वाले को लिख दूं कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगाकर n-1 C1 n-2 C2 Cn-3 से लेके Cn-1 और C0, इन दोनों का सम देखो n-1 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 n-1। तो पुराने वाली वैरायटी में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक, फिर आंसर आ गया ऊपर वालों का सम C, नीचे वालों का सम। लेकिन बच्चों अगर भविष्य में कहीं ये सवाल हमको मल्टीनोमियल में मिल गया तो मल्टीनोमियल के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनमें बच्चों ये वाला तरीका जो कॉम्प्लीमेंट्री रूल है वो थोड़ी ना लग पाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले जैसे ये आपको एक एग्जाम्पल दिया था। अब अगर यहीं पर ये सवाल कुछ ऐसे करके होता A0 A1 A1 A2 A2 A3 एंड सो ऑन, लास्ट वाला जाकर बनता An-1 An। तो यहाँ पे देखो ये डिफरेंस कांस्टेंट बन रहा है बच्चों। ठीक, लेकिन ये कोई बाइनोमियल कोफिशिएंट तो नहीं है कि मैं A1 को An-1 से रिप्लेस कर दूं। तो मैं ये ईमानदारी वाला मेथड आपको बार बार केवल इसलिए बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपको कभी मल्टीनोमियल में यही सवाल करने पड़ गए तो फिर वो बाइनोमियल की प्रॉपर्टीज अवेलेबल ना हो पाने की वजह से फिर हम कैसे करते हैं।
तो आइए जनरल तरीका भी एक बार देख लेते हैं। तो मैं अब ये कन्वर्जन वाला तरीका जो है, कन्वर्जन वाले तरीके का मतलब कि सवाल तो हमारे पास डिफरेंस ऑफ सफिक्सेस का था, उसको मैंने कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगाकर सम ऑफ सफिक्सेस में कन्वर्ट किया। पर यह सुविधा मेरे पास केवल बाइनोमियल के लिए ही उपलब्ध है, तो इस मेथड को मैं जनरलाइज मेथड नहीं मान पा रहा। तो अगर मुझे ये मेथड करना होता है तो इसका ईमानदार मेथड, जो कि मल्टीनोमियल में भी काम आए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दो बाइनोमियल एक्सपेंशंस के प्रोडक्ट में ही आएगा। तो पहला वाला, इसको देखते हुए मैंने देखा कि ये तो 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में आ गया c0 प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर से लेके cn माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस cn एक्स की पावर n। अगर डिफरेंस का सवाल होता है, सम के सवाल में क्या था, मैंने यही एक्सपेंशन एक तरह से नीचे लिख लिया था, क्योंकि दोनों में ही n ही था। अगर एक में m एक में n होता तो मैं 1 प्लस एक्स की पावर m और 1 प्लस एक्स की पावर n लिखता। डिफरेंस का सवाल अगर होता है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, x को रिप्लेस करूँगा 1/x। बेटा ये एक सोच है, सोच है मतलब यहाँ पर x की जगह 1/x, ये नियम नहीं है। क्योंकि अभी मैं कुछ सवाल कराऊंगा जिसमें मैं कहूँगा कि अब आप सोचिए और देखिए कि मुझे x की जगह 2/x रखना पड़ेगा। कभी हो सकता है x की जगह 1/x स्क्वायर रखना पड़े, वो मुझे कोफिशिएंट की सेटिंग देखनी पड़ती है। तो अभी जब आप एक सवाल देखेंगे तब आपके दिमाग में हलचल होगी कि क्या आखिर थॉट प्रोसेस था कि इन्होंने x की जगह 1/x बोलिए पुट कराया। तो अगर मैं x को 1/x रखता हूं तो इधर क्या आया बच्चों, 1 प्लस 1/x होल टू दी पावर n बराबर c0 प्लस c1/x प्लस c2/x स्क्वायर एंड सो ऑन। ये आया आपका cn माइनस 1/x की पावर n माइनस 1 प्लस cn/x की पावर n। आखिर इससे मेरा फायदा, मैंने कहा देखो मुझे चाहिए क्या, c0 c1, तो मैं एक जगह से c0 उठाऊंगा, एक जगह से c1 उठाऊंगा। ध्यान से ये समझने की बात है कि मुझे जो भी एक्सप्रेशन निकालना है, मैं चाहता हूं कि हर एक इसके साथ x की पावर सेम आने लगे। जैसे पिछली बार जो एक्सप्रेशन मुझे निकालना था, ये ओवरऑल एक्सप्रेशन जो था हर एक टर्म के साथ x की पावर n ही आ रहा था, तो ये पूरी की पूरी चीज x की पावर n का कोफिशिएंट बन गई थी। ठीक, तो मैंने इधर जो मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन आया था उसमें x की पावर n का कोफिशिएंट निकाल लिया। वही विचार मेरा यहाँ पर है कि ये सारी चीजें जो दिख रही हैं, ये सारी की सारी x की एक पर्टिकुलर पावर के साथ आ जाएं। तो मैंने यहाँ देखा कि ये देखो लिखा हुआ है तुम्हारा c0, ये c0 जब c1 से गुणा हुआ इससे, तो इसके साथ में क्या आया, यहाँ पर x की पावर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ x की पावर बोलो -1 है। इसका मतलब ये दोनों गुणा होकर x की पावर -1 प्रोवाइड करेगा। अब ये जो c1 है, ये जो c2 है, इनको अगर गुणा करते तो यहाँ x की पावर 1, यहाँ x की पावर नीचे है 2, तो मल्टीप्लाई होकर ये x कट के अब फिर से x की पावर -1 आया। मेरे ख्याल से अगर आप लास्ट वाला भी देख लें तो ये जो cn-1 बैठा हुआ है, ये जो cn-1 बैठा है, ये cn से मल्टीप्लाई हुआ और इनके प्रोडक्ट में भी x की पावर -1। तो ये है मेरी संतुष्टि का काम कि ये सारी की सारी चीज़ें एक ही x की पावर से रिलेट हो गई। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता, तो अगर आप ध्यान से बच्चों देखते तो इनको मल्टीप्लाई करने में यहाँ पे एलसीएम ले लेता तो ऊपर आता 1 प्लस एक्स की पावर n और इसके पास भी n, तो अपॉन में नीचे x की पावर n आ जाता। फिर समझ लो, एलसीएम ले 1 प्लस एक्स हुआ तो 1 प्लस एक्स की पावर n
1 प्लस एक्स की पावर n, मिलकर बना 1 प्लस एक्स की पावर 2n डिवाइडेड बाय एक्स की पावर n। और तमाम टर्म्स आएंगे, लेकिन जो टर्म मेरी रिक्वायरमेंट है वो टर्म जो होगा वो मुझे x की पावर -1 के कोफिशिएंट में मिलेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसके एक्सपेंशन में x की पावर -1 का कोफिशिएंट चाहिए। अगर मैं इस x की पावर n को इधर फेंक दूं तो ये आया 1 प्लस एक्स की पावर 2n में कोफिशिएंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा ये n इधर आया तो ये n-1 जो है वो क्लब होके बन गया n-1। मतलब मुझे 1 प्लस एक्स की पावर 2n के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 चाहिए। तो फाइनली इसका आंसर होगा 2nc n-1। उम्मीद करता हूं कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई बाइनोमियल में तो देखो काम चल जाता है, लेकिन अगर वही सवाल आपका मल्टीनोमियल में हो जाता है तो थोड़ी सी परेशानी आती है। क्लियर है? तो मैं एक आपको मल्टीनोमियल का क्वेश्चन यहाँ पे जरूर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे पास है जो कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर n, जिसका जनरल एक्सपेंशन मान लीजिए मैंने आपके सामने इस प्रकार से लिखा। और अब वो मेरे से कहता है प्रूफ दैट, इनफैक्ट आपको दो चीज़ें प्रूफ करनी है। पहला पार्ट कहता है प्रूफ दैट ए आर बराबर ए 2n माइनस आर। और सेकंड बात जो मेरे को यहाँ पर उसने प्रूफ करने को बोलो दी है वो कुछ ऐसी लिखी है, ए नॉट स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस A3 स्क्वायर एंड सो ऑन चलते हुए लास्ट में गया A2n का होल स्क्वायर। कहता है प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू AN। ठीक है बच्चों, एक बात यहीं पे और बोल देता हूं बच्चों, जैसे ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था यहां पर हर एक का साइन बोलो प्लस था, पर अगर मान लो यही सवाल कुछ ऐसा होता C0 C1 माइनस C1 C2 प्लस C2 C3, मतलब साइन ऑल्टरनेटली वेरी करते, तो हम यहाँ पर x की जगह -1/x पुट कर देते, जिससे कि इसमें तो हर एक का साइन प्लस आता और x को अगर मैं -1/x बोलो रखता तो ये बोलो निगेटिव हो जाता, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो मल्टीप्लाई करते तो इनके साइन ऑल्टरनेटली वेरी कर। ठीक है, तो अगर मुझे साइन को ऑल्टरनेटली वेरी कराना होता है तो मैं x की जगह जो पुट करता हूं उसमें निगेटिव साइन इन्वॉल्व कर लेता हूं, जिससे ऑल्टरनेट टर्म्स का साइन चेंज होता रहे। क्योंकि देखिए ये इसी से थोड़ा सा रिलेटेड हो गया। दो हैं बातें। कहता है ये जो एक्सपेंशन, यही तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको अभी इलिस्ट्रेशन के तौर पे दिया था कि मल्टीनोमियल का सवाल आ गया तो फिर कैसे होगा। इसमें x की मैक्सिमम पावर देखो 2n, मिनिमम पावर 0, तो x की पावर 0 से लेके x की पावर 2n तक के सारे टर्म्स लिखें। ये जो कह रहा है कि ए आर बराबर AN माइनस आर, इसका मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखूं तो ये ऐसे कह रहा है कि A0 बराबर A2n या A1 बराबर A2n माइनस 1। इसका मतलब A0 बराबर A2n, A1 बराबर A2n माइनस 1। इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग से किसी नंबर का टर्म और लास्ट से उसी नंबर का टर्म, तो उन दोनों के कोफिशिएंट्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं। इनडायरेक्टली वो ये बात जो है वो हमसे करवाने जा रहा है। तो मैंने शुरू किया केवल अगर मैं इस पार्ट पे कंसंट्रेट करूं। अच्छा, अगर मैं दूसरे पार्ट पे भी अगर दिखाना चाहूं तो क्या लिखा है,
ए नॉट स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए नॉट माइनस ए वन प्लस ए टू माइनस ए थ्री एंड सो ऑन चला दिया। तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो दो दो कोफिशिएंट आपस में गुणा हो रहे हैं। और उसमें भी क्या खास बात है, जरा नीचे सफिक्सेस का डिफरेंस बताओ। 0 0 का डिफरेंस 0, 1 1 का डिफरेंस 0, 2 का डिफरेंस 0। तो ये टाइप 2 का ही तो सवाल बना कि व्हेन टू अब बाइनोमियल नहीं कह सकता, व्हेन टू कोफिशिएंट्स आर इन मल्टीप्लिकेशन एंड द डिफरेंस ऑफ द सफिक्सेस इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ जाएगी क्योंकि बाइनोमियल में तो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री रूल था, तो उससे हम कॉम्प्लीमेंट करके उसको समेशन में कन्वर्ट कर लेते थे। लेकिन ये तो मल्टीनोमियल कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे तो कॉम्प्लीमेंट मेथड मेरे पास है नहीं। तो अब इस सवाल को तो मुझे ईमानदार मेथड से ही करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल को पहले करने के लिए दिखाना ये है कि ये इसके बराबर है। तो मैंने क्या किया, x की जगह पुट कर दिया 1/x। x की जगह जैसे ही मैंने 1/x पुट किया तो क्या बना बच्चों, बना 1 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर होल टू दी पावर n बराबर ए नॉट प्लस a1x प्लस a2/x स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हो गया a2n अपॉन x की पावर 2n, x की पावर 2n। ठीक है बच्चों, इससे मेरा फायदा क्या हुआ, मैंने कहा देखो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूँ तो ये आ गया a नॉट x की पावर 2n a1 x की पावर 2n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर 2n माइनस 2 से लेके लास्ट में जाकर मिला a2n। और यहाँ पर भी जब मैं एलसीएम लूँगा तो ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल टू दी पावर n होल डिवाइडेड बाय x की पावर 2n। और इनके नीचे भी x की पावर 2n, वो बोलो तुम्हारा कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो, ये जो एक्सपेंशन लिखा है और ये जो एक्सपेंशन लिखा है ये सेम ही चीज़ तो लिखी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर n, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर n। इसका मतलब ये जो तुम्हारा खुला हुआ वर्जन लिखा है और ये जो खुला हुआ वर्जन लिखा है ये दोनों सेम ही तो हुए। तो अगर मैं इसको इसके बराबर बोलो लिख लेता हूं कि ये बराबर कौन है, ए नॉट प्लस a1x से लेकर लास्ट में a2n x की पावर बोलो 2n। तो अब आप अगर दोनों तरफ कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे तो हैंस प्रूफ। जरा कांस्टेंट बोलो, तो यहाँ का कांस्टेंट बोलो a नॉट और यहाँ का कांस्टेंट a2n। इस x का कोफिशिएंट यहाँ का 1, यहाँ का a2n माइनस 1। ऐसे ही बोलो तुम्हारे सारे आते चले जाएंगे, तो इसी का इंटरप्रिटेशन निकलेगा कि ए आर बराबर a2n माइनस आर। तो ये देखिए बच्चों, मैंने पहला वाला पार्ट आपका प्रूफ कर दिया। अब मैं इसके सेकंड पार्ट की ओर अगर मूव करता हूं तो मैं फिर से लिख लूं सेकंड पार्ट, ए नॉट स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर से लेकर a2n स्क्वायर। ये इनडायरेक्टली मेरे को प्रूफ करना था कि ये जो होगा वो an के बराबर होगा। एक्सपेंशन मेरे सामने था 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर n, जिसका एक्सपेंशन बोलो ये लिखा था। अब बोलो क्या करें, तो ये वैरायटी तो मैंने पहले ही चेक कर ली थी कि व्हेन टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आर इन मल्टीप्लिकेशन हुज डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो क्या करते थे,
x की जगह हम पुट करते थे 1/x, लेकिन फिर मैंने ये कहा था कि अगर साइन ऑल्टरनेटली वेरी कर रहे हों तो अब हम x की जगह पुट करेंगे -1/x। हम लोग x की जगह पुट करेंगे -1/x, जिससे कि माइनस का साइन भी एडजस्ट हो जाए। कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं कि सर मैं तो x की जगह 1/x ही रखूंगा और लास्ट में जाके मैं x को -1 पुट करूंगा। भाई मुझे माइनस का एडजस्टमेंट करना ही है, चाहे मैं यहीं करा लूं, और अगर मैं यहाँ पर केवल x की जगह 1/x रखता तो बिल्कुल लास्ट में जाके फिर मुझे x की वैल्यू को -1 रखना पड़ता, तो भी हो जाता। मैं यहीं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो जब मैंने इसका अब एक्सपेंशन लिखा तो x की जगह -1/x, तो 1 -1/x प्लस 1/x², ये हुआ होल टू दी पावर n बराबर a0 -a1x प्लस a2/x² एंड सो ऑन। ऐसे करके बोलो चलता चला गया। -a2n-1 अपॉन x की पावर 2n-1 और प्लस a2n अपॉन x की पावर 2n। अब बच्चों मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये तो चलो सीधे लिखा है, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूं तो ये आएगा x की पावर बोलो 2n, और एलसीएम लिया तो x² माइनस x प्लस 1 होल टू दी पावर n, और ये पहले से लिखा हुआ है 1 प्लस x होल टू दी पावर n। ठीक, और इधर बोलो ये एक बड़ा सा एक्सप्रेशन और ये एक बड़ा सा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा, पर मुझे जिसकी रिक्वायरमेंट है अगर मैं उस पर कंसंट्रेट करूं तो मुझे चाहिए a0²। तो फिर वही काम करता हूं कि ये जो a0 है वो इसी a0 से मल्टीप्लाई हुआ, ना तो इस a0 के पास कुछ है ना इस a0 के पास कुछ है। इसका मतलब ये जो a0² हुआ इसके साथ में x की पावर 0 आया। अब अगर मान लीजिए मुझे अब क्या चाहिए a1², तो इस a1 को जब मैं यहाँ a1 से मल्टीप्लाई करता तो देखिए बच्चों इसके पास पहले से बाहर में माइनस दिख रहा है, तो इसका मतलब ये बनता माइनस में a1², इसके साथ है x की पावर 1, इसके साथ 1/x, तो x कट के ये फिर x की पावर 0 दे देता। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मैं इस a2 को इस a2 से मल्टीप्लाई करता तो इसके साथ है x² और यहाँ है 1/x², तो बोलो वो x² कटता। इसका मतलब मुझे ये दिखने लगा कि ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन होगा, ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन होगा इसके साथ में x की पावर 0 आ रहा होगा। इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन इज बेसिकली कांस्टेंट टर्म, रिप्रेजेंट्स द कांस्टेंट टर्म। किसमें? इनके प्रोडक्ट में। तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है 1 प्लस x² होल टू दी पावर n इंटू 1 माइनस x प्लस x² होल टू दी पावर n। और ये जो नीचे x की पावर 2n है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये एक्सप्रेशन जो भी बना हुआ है ये एक्सप्रेशन अब x की पावर 2n इधर आने से x की पावर 2n का कोफिशिएंट बोलो बन गया। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का आंसर निकालने के लिए मुझे अब इसमें x की पावर 2n का कोफिशिएंट बोलो निकालना पड़ेगा। किसमें?
ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर n और 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर n में, अब अगर मैं इसको क्लब करूं तो आपको दिखने लगा ये है a प्लस में b और ये है a माइनस में b, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल टू दी पावर n, तो ये बनेगा आपका 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n, जिसको मैंने लिख लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 होल टू दी पावर n। मुझे इसके एक्सपेंशन में चाहिए बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। अब एक बात ध्यान देना, उसने मुझे प्रूफ करने को कहा है कि दिस इज इक्वल टू an के बराबर, तो मुझे उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकालनी है, मुझे उसको सिंप्लीफाई करके बेसिकली ये दिखाना है कि वो an के बराबर है। तो अब के एक्सपेंशन में x की पावर 2n का कोफिशिएंट कैसे निकालें? ध्यान से देखो, जो आपका स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n का एक्सटेंडेड एक्सपेंशन ये लिखा है उसने, और यहाँ पर जो मेरा आ रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, तो देखो अगर मैं इसी में x की जगह एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दूं तो वही तो आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ की जगह एक्स स्क्वायर लिखने लगे तो ये क्या बनेगा, मैं इसका एक्सपेंशन लिख रहा हूँ अब यहाँ पे, तो मेरा आएगा a0 प्लस a1, अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x की जगह एक्स स्क्वायर पुट किया ना, प्लस a2 x की पावर 4 प्लस a3 x की पावर 6, लास्ट में जाकर a2n x की पावर बोलो 4n आएगा। अब इसके एक्सपेंशन में तुम्हें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो है x की पावर 2n का कोफिशिएंट। दिखने तो लगा x की पावर 4 का क्या है a2, x की पावर 6 का क्या है a3, x की पावर 4n का क्या है a2n, मतलब जो x की पावर है उसका आधा, तो इसका मतलब इसका जो कोफिशिएंट होगा वो an होगा। तो मुझे इसके एक्सपेंशन में इसका ही तो कोफिशिएंट निकालना था, इसका मतलब a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर से लेकर जो भी तुमसे पूछा गया था इसका आंसर होगा an। तो ये बच्चों मैंने उस सीरीज को रिवाइज करने की कोशिश की जिसमें दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, समेशन का सवाल और डिफरेंस का सवाल। मैं फिर कह रहा हूँ ये कोई वैरायटी का अंत नहीं है, क्योंकि सवाल तो बच्चों ऐसे भी बनते हैं, कैसे कि इसी के आगे मान लो यहाँ पे 2 3 4 करके बोलो लगाना शुरू कर दे। अब यहाँ भी चेक कर लेंगे क्या आएगा, तो जैसे ये रखा है 2 तो इससे एक बड़ा, तो यहाँ पे बोलो n+1 आ गया। अब ये सवाल अगर करना होगा तो क्या होगा, इसका मतलब किसी एक सीरीज को तो पहले डिफरेंशिएट करना होगा और फिर दो सीरीज को मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ये सवाल होता, मुझे अगर a2 चाहिए तो ये 2 लाने के लिए मुझे डिफरेंशिएट करना होता, तो मान लो मैं इस 2 को इसके साथ रिलेट करता, 3 को इसके साथ, 4 को इसके साथ, ये तो ये लिखा है C1, नॉर्मल एक्सपेंशन में C1 के साथ होता है x, लेकिन अगर मुझे 2 लाना है तो मुझे इसको पहले एक्स स्क्वायर बनाना पड़ता, तो इसका मतलब पहले मुझे इसका एक्सपेंशन लिख के, ये भी लाओ यार करा ही दें नहीं तो बच्चों को लगे कि कैसे होगा, C0 फिर आ गया 3 C1 C2 4 C2 C3 से लेकर Cn-1 Cn, ये हुआ n+1। तो इन नंबरों को लाने के लिए मुझे डिफरेंशिएट करना होता,
तो अगर मैंने पहले सिंपल एक्सपेंशन लिख दिया 1 प्लस एक्स की पावर n, तो सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर से लेकर सी एन एक्स की पावर n। ठीक, अब मुझे इस C1 के साथ में ये 2 चाहिए, तो मुझे C1 के साथ यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं बच्चों इसमें पहले x से मल्टीप्लाई करता, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाता, ये एक्स क्यूब, एक और लिख लेता हूँ मान लो, तो यहाँ आता C3 एक्स की पावर 4 और ये हो जाता +1। अब मैं बच्चों इसको डिफ्रेंशिएट करता, तो ये क्या आता सी नॉट प्लस आ जाता 2C1, ठीक है, एक्स प्लस 3C2 एक्स स्क्वायर प्लस 4C3 एक्स क्यूब से लेके n+1 Cn एक्स की पावर n। ठीक है बच्चों, इधर भी डिफ्रेंशिएट कर ही लेते हैं, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब मैंने जो बात देखी वो ये देखी कि देखो 2C1 आ गया, 3C2 आ गया, 4C3 आ गया, n+1 Cn बोलो आ गया। अब इसके साथ में मुझे क्या क्या और चाहिए, C0, फिर यहाँ पे C1, यहाँ पे C2, और कोशिश ये करनी है कि इसका मतलब एक सीरीज अभी और लिखूंगा जिसमें ये आ रहे होंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करूंगा, और कोशिश ये करूंगा कि जब दोनों टर्म कंबाइंड हों उसके साथ में x की पावर सेम बनी रहे। तो मुझे अब लाना है C0, C1, C2, Cn-1, तो मैंने इसके नीचे 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखा, तो वो होता है C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर से लेके Cn x की पावर n। अब पहले सेट कर लेते हैं 2C1 C0, तो ये 2C1 जो था ये मल्टीप्लाई कराया C0 से। अच्छा नहीं, इससे नहीं हो पाया बच्चों, क्यों? पहले बताओ डिफरेंस का सवाल है या सम का? डिफरेंस का है। मैंने क्यों पीछे हटा दिखाता हूं, 2C1 को इस C0 से गुणा किया तो साथ में क्या आ रहा है, x आ रहा है, फिर ये 3C2 को C1 से किया तो x क्यूब आ रहा है, फिर ये देखो पावर 5 आ रही है, तो पावर तो लगातार बदल रही है ना। और अगर डिफरेंस का सवाल है तो हम लोग क्या करते हैं, x की जगह बोलो पुट करते हैं बच्चों 1/x², मतलब मैं यहां पर एक्सपेंशन लिखता हूं किसका, 1 प्लस 1/x की पावर n का, जो होगा C0 प्लस C1/x C2/x² और Cn/x की पावर n-1। जब तक ये सारे टर्म सेम x की पावर से नहीं रिलेट होंगे तब तक मेरा काम बनना नहीं है, तभी तो कोफिशिएंट निकलेगा। अब देखो बच्चों एक बार, ये 2C1 को जब मैंने गुणा किया C0 से तो साथ में क्या आया, x आया। यहां आ जाओ 3C2, ये देखो 3C2 ये गुणा हुआ C1 से तो भी बोलो साथ में x आ गया। 4C3C2 ये देखो x क्यूब और ये x², ये भी देखो x ही बन गया। इसका मतलब अब सेटिंग बैठ गई कि ये सारे के सारे जो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं ये बोलो बच्चों x का कोफिशिएंट दिख रहे हैं, किसमें, इनके प्रोडक्ट में। सहमत है? तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया n x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-1 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर n, और पूरे में मैं गुणा करूंगा किससे, 1 प्लस 1/x की पावर n। इसमें मुझे चाहिए होगा कोफिशिएंट ऑफ x। ये हमारे लिए बाइनोमियल का एक रिलेटिवली सिंपलर क्वेश्चन बन जाएगा। भाई यहाँ पर तुम एलसीएम ले लेना,
ये एलसीएम लेकर बन जाएगा 1 प्लस एक्स होल अपॉन एक्स, और वो x जो नीचे बनेगा x की पावर n, उसको बच्चों मैं यहाँ फेंक कर x की पावर n प्लस 1 कर दूंगा और फिर इसको ओपन कर लेना। तो nx 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 2n में अब आप निकालोगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n प्लस 1। कर लेंगे बच्चों, वैसे तो डायरेक्टली आंसर भी अब मैं लिख सकता हूं। देखो मैं लिख ही देता हूं आंसर। एक n तो बोलो बाहर बैठा है जो ये बैठा है, मुझे चाहिए x की पावर n प्लस 1, एक x बाहर है ही, इसका मतलब अंदर से केवल चाहिए x की पावर n, तो उसका आंसर होगा 2n माइनस 1 cn प्लस, ये तो सीधे सीधे हो गया 2nc n प्लस 1। ठीक है, तो इस वैरायटी को आप अगर इस प्रकार से आप साथ कर लेंगे, इसी में कभी नंबर नीचे आने लगे, इसका मतलब एक को डिफरेंशिएट और एक को इंटीग्रेट करना है, तो दो दो वैरायटी का भी वो मिक्सर यहाँ पर बना सकता है। तो ये एक पार्ट था जो कि मैं चाह रहा था कि एक बार बच्चों को रिवाइज करा दूं, क्योंकि मोस्टली सवाल मेंस और एडवांस में इससे रिलेटेड, मेंस में तो कोफिशिएंट रिलेटेड ज़्यादा पूछता है कि इसके एक्सपेंशन में इसका कोफिशिएंट बता दो। आज ही आप कोशिश कीजिएगा कि जो आपके PYQs हैं उनको लगाइए, क्योंकि एडवांस में मोस्टली क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है वो पूछता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये पार्ट कराने के बाद अब हम लोग आगे मूव करते हैं। लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को दो तरीके से किया जा सकता है। कुछ लोग इसको मॉड्यूलर अलजेब्रा से करते हैं, कुछ लोग बाइनोमियल से करते हैं। तो मैं वही अब सोच रहा हूँ कि सीधे इसकी थ्योरी पढ़ाऊँ। थ्योरी पढ़ाने की बजाय मैं क्वेश्चन के जरिए ही अब आप लोगों को बताऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास यहीं पर पड़ा है, लाओ मैं वो पहले ले लेता हूं। कहता है लेट ए बी सी बी लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर 6 फैक्टोरियल प्लस 1 होल टू द पावर 6 फैक्टोरियल, देन ए प्लस बी प्लस सी बताइए। इसका मतलब इस नंबर की तुम्हें लास्ट 3 डिजिट निकालनी है। तो ये डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम का ही सवाल है। अगर किसी भी नंबर की मुझे लास्ट में 3 डिजिट निकालनी है, तो इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन n डिवाइड्स व्हेन 1000 डिवाइड्स n। अगर मुझे किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट चाहिए, तो इसका मतलब n को 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो चाहिए। लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो 100 से डिवाइड करो, 3 चाहिए तो 1000 से डिवाइड करो। तरीका आपको सवाल करने का बेटा पता ही है। आप वीडियो को तुरंत एक बार यहाँ पर पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद आप उसको अपने आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर वो बन जाता है वेल एंड गुड, नहीं तो फिर लाइव करके देखिए। तो लास्ट 3 डिजिट बोलो मेरे को निकालनी है। तो आखिर इसका थॉट प्रोसेस क्या रहता है, देखें। 6 फैक्टोरियल तो मुझे पता ही है कि ये है 720 प्लस 1 होल टू दी पावर 700, और इसकी लास्ट 3 डिजिट निकालनी है। तो अगर मैं इसको बाइनोमियली खोलता तो ये आता 720C0, 720 की पावर 720, सही कह रहा हूँ बच्चों। 720C0 जो C के नीचे वो इसकी पावर, बची हुई पावर इसके पास। तो यहाँ से तो मुझे खुद ही दिख रहा है कि इसकी पावर 720 करोगे तो 0 0 0 0 0, तो बहुत सारी बार, मतलब कम से कम 720 बार तो दिख ही रहे। तो कहाँ तक ऐसा होगा कि मुझे लास्ट में 3 जीरो मिलते ही रहेंगे। तो देखो यहाँ जब तुम 720C 718 तक पहुंचोगे, या लास्ट में लिखता हूं पहले,
अगर मैं लास्ट लिखता 720C 720 तो ये इसके बाद और बस ये यही बचता। इसके पहले आता 720C 719, ये 1 की पावर आती, ये 720 आता और प्लस 720 718, ये 720 की पावर 2 आता, इंटू 1 की पावर कुछ भी कर लो बोलो 1 ही होता। अब अगर इसके पास 720 का होल स्क्वायर है तो डबल जीरो तो तय हो गए, ठीक। इसके पास सिंगल जीरो जरूर है, इसका मतलब इसके पहले तक के ये जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे नंबर जो हुए वो तो बच्चों 1000 के टाइप के हो गए, 1000 के मल्टीपल हो गए। तो इनकी लास्ट 3 डिजिट तो हो गई 000, तो इसकी ज़्यादा चिंता नहीं है। अब जो चिंता मुझे बची वो केवल इनकी बची हुई है। ये क्या लिखे हैं इन पे कंसंट्रेट करो। ये 720C 718 बेसिकली 720C2 ही तो है, मतलब 720 इंटू 719/2 इंटू ये जो 7200 दिख रहा है, ये जो 720 का होल स्क्वायर दिख रहा है, मैं ये क्लेम कर रहा हूं इसके आखिरी में 2 जीरो तो बोलो हो ही गए बच्चों, 00 है ना, ये जीरो दिख रहा है और स्क्वायर किया है, मतलब लाओ लिखी दूं 720 का होल स्क्वायर प्लस ये है 720 इंटू में फिर बन गया 720 और प्लस ये बोलो हो गया 1, ये तो बोलो है हमारा केवल 1। अब मैं केवल लास्ट 3 डिजिट पे कंसंट्रेट कर रहा हूं। इसके बाद भी देखो लास्ट में 2 डबल जीरो और ये 2 दूनी 4, बाकी मुझे नंबरों से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ वाले की बात करता हूँ, यहाँ वाले से अगर मैं इसको काट दूँ तो ये हुआ 360। अब देखो बच्चों यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये कटने के बाद इसके पास 2 जीरो हैं और ये भी एक जीरो प्रोवाइड करेगा, मतलब इसके जो लास्ट की 3 डिजिट हुई वो बोलो जीरो हो ही गई। और ये बोलो तुम्हारा किनारे से बैठा हुआ है 400 और किनारे से एक और बैठा हुआ है, और अगर ये किनारे से एक बैठा हुआ है तो लास्ट 3 डिजिट अगर मेरे को निकालनी हो तो लास्ट 3 डिजिट का आंसर 401 आ गया। भाई ये तो 000 दे रहा है, ये दे रहा है 400, ये तो लास्ट 3 डिजिट आपकी हो गई 401। और उसने लिख रखा था कि वो है ABC, तो A + B + C की वैल्यू बोलो पूछ रहा है, इसका मतलब A + B + C की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, तो ये जो डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं इनको मैं यहाँ पर एज अ थ्योरी ना पढ़ाते हुए सवाल बीच बीच में जब आएंगे उन्हीं को लेके मैं आपको लगातार कराता चला जाऊंगा। चलिए, तो यहाँ से प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये देखिए जो आपकी पहली प्रॉब्लम बोलो दी हुई है, एक बार आप इसको फटाफट देखें, स्वतः अटेम्प्ट करें, होता है वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम लोगों के पास। मैं सवाल करना शुरू कर रहा हूं। लिखा हुआ है ऊपर मल्टीपल, इसका मतलब एक से ज़्यादा आंसर भी आ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करें। कहता है इफ x + 1 इंटू एक्स + 2 से लेके x + 99 इज इक्वल टू a0 + a1 x + a2 x² एंड सो ऑन। वही फील है, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देखिए ये 1 ये 2 ये 99, तो टोटल 99 टर्म्स हुए। तो इसका मतलब इसका जो डिग्री हुई वो x की पावर 99 हुई, तो उसने उसका जनरल लिख दिया a99 x की पावर 99 और लोवेस्ट a0 हो गया। ओके, एंड फिर यहां पर उसने कुछ लिखा है s। अब ये s क्या लिखा है बच्चों? लिखा है सिग्मा k बराबर 1 से लेकर 99 k इंटू ए के होल डिवाइडेड बाय 100 फैक्टोरियल। मैंने कहा उसको बाद में करेंगे। तो अब मैं इसको बाइनोमियल से रिलेट करूं तो वैसे जैसे बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं CR, तो ये ऐसे कुछ लिखा है CR और आगे है R, मतलब RCR टाइप की कोई चीज़ है। तो अगर आगे ये मेरे को K लाना है
तो बोलो क्या करने से ये चीज आगे आती है? डिफरेंशिएट करने से। इसका मतलब मेरे को कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन करना है। और यहां खुद देखो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? 2a2x, 2a2। इसको डिफरेंशिएट करूं तो 99a99 x की पावर 98। इसका मतलब अगर मैं सिग्मा ए के साथ में के लाना चाहता हूं तो किसी भी तरह से मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। तो चलिए, अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लूं, इसी एक्सप्रेशन को मैं दोनों तरफ बोलो क्या कर लूं? डिफरेंशिएट कर लूं, तो इधर का डेरिवेटिव तो आपको आसानी से क्या दिखेगा? ए नॉट खत्म, ये आएगा a1, फिर आएगा 2a2x, फिर आएगा 3a3x स्क्वायर, फिर आएगा 99a99 x की पावर 98। अब इधर वाले को अगर डिफरेंशिएट करें तो ये सारे बोलो मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं। अगर ये सारे मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं तो आपको सो कॉल्ड प्रोडक्ट रूल तो पता ही होगा कि एक बार में एक ही डिफरेंशिएट होगा। और या तो अगर मैं इसको लॉग लेके डिफरेंशिएट करता तो भी बोलो काम हो जाता। लॉग लेके दिखा देता हूँ। ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है, इनको डिफरेंशिएट करना है। मन ही मन मैंने ले लिया लॉग। लॉग लेने के बाद मैंने डिफरेंशिएट किया तो यही पूरा का पूरा एक्सप्रेशन तो बोलो पहले मेरा कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि मैं करके दिखा देता हूं आपको। लिखा हुआ है मेरे पास x+1 इंटू x+2 से लेके x+99 बराबर a0 प्लस a1x से लेकर a99 x की पावर 99। मुझे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है तो मैंने मन ही मन बोलो बच्चों ले लिया लॉग। लॉग लेने से क्या हुआ जरा समझो। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में थे वो एडिशन में कन्वर्ट हो गए। तो लॉग ऑफ दिस, और उधर भी बोलो हो गया लॉग। ठीक, अब मैंने डिफरेंशिएट करना शुरू किया तो क्या फायदा क्या हुआ बोलो बच्चों मेरा? लॉग लिया था, लॉग दिस इंटू दिस हो गया दिस, तो वो हो गया आपका हाँ। तो पहले इस लॉग पर अगर मैं कंसंट्रेट करूं तो ये हो गया 1/x+1 प्लस 1/x+2 से लेके 1/x+99। और उधर जब मैं करूंगा तो ये सारा का सारा एक्सप्रेशन तो बोलो पहले मेरा नीचे आ जाएगा और ऊपर आएगा a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर, लास्ट में आएगा 99a99x की पावर 99। ये मैंने डिफरेंशिएट कर लिया। अब एक बात मेरी समझना, ये जो एक्चुअली में तुम्हें दिख रहा है ये जो है वो है तो इसी के बराबर। तो मैं एक्चुअली में वो उस समय करना चाह रहा था जो कि आप शायद ना समझ पा रहे थे। तो मैं उसको अगर लिखूं तो उसको बोलूं मैं ऐसे लिख देता। ठीक, और उस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं इधर ले आऊं तो मैं उसको अब ऐसे लिख रहा हूं कि ये लिखा है पाई एक्स के प्लस 1 के बराबर 1 से लेके 99, वो ये वाला पार्ट हुआ, ये सारा इधर आ गया। और फिर अंदर क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, इसको मैं लिख दूंगा सिग्मा 1/x प्लस के, और के तुम्हारा वेरी कर रहा है 1 से लेकर 99, जो बराबर में लिख दिया मैंने a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर से लेकर 99 a99x की पावर 99। अच्छा, मुझे जो चीज निकालनी है वो यही तो निकालनी है, ये। इसका मतलब मेरे को जो चाहिए वो है a1 प्लस 2a2
+3a3 से लेके 99a99। तो ये चीज तो बोलो मुझे पूरी की पूरी दिखने लगी, बस फालतू कौन है? x फालतू है। तो x के प्रभाव को खत्म कर दो। x के प्रभाव को खत्म करने के लिए हम लोग करते क्या हैं? दोनों तरफ बोलो पुट कर देते हैं। x = बोलो 1। तो अगर मैं x को 1 डाल दूं तो इधर वही मुझे मिल गया जो रिक्वायर्ड था। और यहां पर अगर मैं x को क्या पुट करूं? 1, तो आप फील करो कि ये बन गया है 100 फैक्टोरियल। अरे ये जो मल्टीप्लिकेशन लिखा है ये एक्चुअली में यही टर्म तो है। x को जब मैंने क्या रखा? 1, तो ये क्या बन गया? 2, 3, 4 और ये बन गया बोलो 100। तुम कह दो क्या मिसिंग है? 1 मिसिंग है। अरे 1 मिसिंग होने से बोलो मेरे को बोलो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है बच्चों। डन है? अच्छा ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा तुम्हारा सिग्मा 1/x को रख दिया 1, तो एक तरह से k+1, k की वैल्यू 1 से लेकर बोलो आ गई 99। तभी उसने देखो यहां s के नीचे लगा रखा है 100 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये s जो लिखा है अब मुझे दिखने लगा कि वो बेसिकली ये होल डिवाइडेड बाय 100 फैक्टोरियल लिखा है, जो इसके बराबर आया मेरा। इसका मतलब ये मेरा बराबर है 1/k+1 के, जहां k वेरी कर रहा है 1 से लेकर 99। उम्मीद कर रहा हूं कि आप अभी तक मेरी बातों से सहमत हैं और आपको चीजें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही हैं। उसने इसको कुछ इसके बराबर दे दिया है। किसके बराबर दे दिया उसने? उसने लिखा है सिग्मा i बराबर 1 से लेके 99 1/ri, जहां पे ri जो है वो लेस देन है i rj से, जब भी कभी i j से छोटा हो। तो ये तो वही चीज लिख दी, सिग्मा तो बोलो वही लिखा हुआ है। इसका मतलब इनडायरेक्टली अगर बोला जाए तो ये जो तुम्हारा आर आई हो गया है ये हमारा k+1 की तरह ही चला। इसका मतलब अगर मैं अलग अलग बोलूं तो मेरा R1 जो है बोलो वो हो गया है इनडायरेक्टली 2, R2 जो हो गया वो इनडायरेक्टली हो गया 3 और R99 जो है वो इनडायरेक्टली बोलो हो जाएगा 100। मैंने जो आंसर निकाला सिग्मा के रूप में उसने, मैंने लिखा हुआ है k+1, उसने उसको बोलो केवल ri लिख दिया। तो इसका मतलब ये जो ri है वो बेसिकली k+1 के बराबर ही तो हो गया और k को मैंने 1 2 3 करके बोलो डालना शुरू कर दिया। ठीक है भाई, यहां तक पहुंच गए। ri बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिस दिस दिस, देन वैल्यू ऑफ। अब उसने किस चीज की वैल्यू पूछी है? जिस चीज की वैल्यू पूछी है वो ये रहा एक्सप्रेशन। कलर चेंज कर लूंगा इसका। तो उसने मुझसे अब जो पूछा है वो कुछ ऐसा है, क्या? सिग्मा के बराबर 1 से लेकर 99 1/√RK-1। ठीक है, इसका मतलब जब k को 1 डालेगा तो R1 - 1 तो बोलो बनेगा 1। तो इसका मतलब अगर मैं खोल के बोलूं तो ये एक्सप्रेशन उसने कुछ 1/√1 + 1/√2 + 1/√3 से लेके 1/√98 तक बोलो लिख रखा है बच्चों। भाई मेरा आर के जो है वो बेसिकली k+1 ही तो है, तो k+1 - 1, 1 से 1 कटा तो 1/√k लिखा हुआ है और k को ये 1 से लेके 99 तक बोलो लगातार वेरी करा रहे हैं। इसको उसने पकड़ने की कोशिश की है और ये कुछ कुछ तो बोलो देखा देखा लग रहा है बच्चों, क्योंकि याद कीजिए क्योंकि ये चीज़ ऐसे इवेल्युएट हो नहीं पाती है। या तो मैं इंटीग्रेशन की सहायता से इसको बोलो करने की कोशिश करूं, कुछ यादें,
और नहीं तो फिर कोशिश करें कि इसको किसी तरह से दो इनइक्वालिटीज़ के बीच में बांधें और फिर करने की कोशिश करें। तो अब ये जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकलवाना चाहता है वो एक्सप्रेशन बेसिकली अब मेरे सामने ये पड़ा है, 1/√1, 1/√2, 1/√3 से लेके 1/√98। तो अब मेरे दिमाग में दो थॉट आ रहे हैं, या तो मैं इंटीग्रेशन की सहायता से करूं और ये, क्योंकि इसको कैसे देखेंगे, इसको हम ऐसे देखेंगे कि बेसिकली एक फंक्शन है हमारे पास 1/√x और जिसकी ये सारी जो हैं वो f1 f2 से लेके f98 तक की वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो आपको यादें होंगी, ऐसे करके करते हैं कि अगर मैं 1/√x का ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ बोलो कुछ ऐसे बनेगा। तो 1/√1 1 की हाइट, 1/√2 2 पे हाइट, 1/√3 3 पे हाइट, और ऐसे ही ये आपकी 98 की हाइट हो गई। तो ऐसा हम लोग थोड़ा थोड़ा काम डेफिनेट इंटीग्रेशन में करते हैं, याद करो बच्चों। तो ये जो 1/√1 है, अगर मैं ये एक स्क्वायर बनाऊं, रेक्टेंगल बनाऊं, ये एक रेक्टेंगल बनाऊं, ये एक रेक्टेंगल बनाऊं, और ऐसे ही ये एक रेक्टेंगल बनाऊं, तो इस रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं देखने की कोशिश करूं, विड्थ तो बोलो 1 ही है और हाइट कितनी है बच्चों, 1/√1। इसकी भी विड्थ 1 है लेकिन हाइट है 1/√2। तो इस रेक्टेंगल का एरिया 1/√1, 1/√2, 1/√3। इसका मतलब अगर मैं इसको एक नाम देता हूं x, तो ये x जो है वो इन रेक्टेंगल्स के एरियाज का सम है, और ये जो एरिया दिख रहा है ये इस एक्चुअल एरिया से ऊपर दिख रहा है। मतलब ये जो x होगा ये बड़ा होगा जो एक्चुअल एरिया मेरा कहां से कहां तक जा रहा है, यहां से लेकर चलते हुए बोलिए यहां तक जा रहा है। तो मैं उसको लिख सकता हूं 1/√x का इंटीग्रेशन, बोलो कहां से कहां, 1 से लेकर, ध्यान रखना ये आगे बढ़ रही है तो ये 99 तक जाएगा, 1 से लेकर 99। x का जो भी आंसर है बोलो वो इससे बड़ा आ रहा है मेरा, ठीक। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ये ऊपर आके बना x की पावर -हाफ, मतलब हाफ, और ये 2, लिमिट लग गई 1 से लेकर 99, तो ये आया 2/√99 माइनस में बोलिए 2, और √99 का अप्रॉक्सीमेशन बोलो 9 पॉइंट समथिंग ही होगा, तो 9 पॉइंट समथिंग बिल्कुल मार्जिनल होगा 9.9 के आसपास। तो ये लगभग लगभग 20 से थोड़ा सा छोटा, तो ये 18 से थोड़ा सा छोटा, तो 17 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है। इसका मतलब ये x जो होगा वो हमारा 17 पॉइंट समथिंग से बोलो बड़ा सा नजर आ रहा है, ठीक है ना। इसको अगर मैं 10 मान लेता तो 10 दूनी 20, 20 - 2 बोलो 18 होता, थोड़ा सा कम कर देता, तो ये 17 पॉइंट समथिंग से बोलो बड़ा निकलता, ठीक। ऐसे ही फिर मैं इसको छोटा करने की कोशिश करता, तो छोटा करने की कोशिश करता तब मेरा प्लान क्या होता, तब मैं इस रेक्टेंगल को इधर की ओर बनाता। ऐसे आपने सवाल निश्चित रूप से डेफिनेट इंटीग्रेशन में बोलो करे होंगे। फिर मैं जब उसका इंटीग्रेशन लेता तो वो इंटीग्रेशन 0 से लेके 98 तक जाके 1/√x dx हो जाता। तो ये मेरे दिमाग में थॉट आया कि मैंने कहा लाओ इस वाले पार्ट को मैं इंटीग्रेशन की सहायता से भी बोलो करके दिखा दूं, ठीक है। वरना अगर मैं इसको यहाँ पे कंजर्वेटिव रूप से वैसे करने की कोशिश करूं, तुम्हें निकालना क्या है, 1/√k, और जहां पर k वेरी कर रहा है 1 से लेके 99। अब इसको करने का देखो हमारा जो तरीका ऐसा भी होता है वो भी दिखा देता हूं। एक बार मैंने क्या किया, इसमें ऊपर नीचे बोलो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बेसिकली मेरा लिखा है 2/√k + √k, ठीक।
अब मैं इसको किसी तरह से दो के बीच में बांधने की बच्चों कोशिश करने जा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, ये लिखा 2, ये लिखा 2। एक बार एक को तो रूट के रखे रहने दो, और अगर मुझे इसको बड़ा करना है तो नीचे वाले को अगर छोटा करना है तो एक को लिख दिया बोलो k-1, और यहां पर मैंने लिख दिया रूट के प्लस रूट के प्लस 1। तो मैंने अगर यहां से यहां देखो तो मैंने एक तरह से तुम्हारा जो डिनोमिनेटर है उसको बड़ा किया तो पलट के वैल्यू छोटी होगी। इसका मतलब ये जो तुम्हारा 1/√k लिखा है, इसको मैं कह सकता हूं कि दिस ऑलवेज लाइज बिटवीन, इसको रेशनलाइज कर लो बच्चों, तो 2 और ये लिखा हुआ है रूट के माइनस k-1 क्यों हो रहा है। और ऐसे इधर अगर देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स आ जाएगा अंडर रूट के प्लस 1 बोलो माइनस के। अब ये देखो बच्चों हमारे लिए टेलीस्कोपिक बन गई, कंसेक्यूटिव टाइप का बन गया कि नहीं बन गया। इन्हें मुझे जोड़ना है तो मैंने अब बस विचार करवा रहा हूं, यहां लगाया सिग्मा, यहां भी लगाया सिग्मा, यहां भी लगाया सिग्मा, यहां पर मैं के को वेरी कर दूंगा 1 से लेकर 99, यहां पर भी वेरी कर दूंगा 1 से लेकर 99, यहां भी वेरी कर दूंगा 1 से लेकर 99। तो यहां पर विचार देखो, 2 तो आ गया कॉमन, जब मैं 1 रखूंगा तो ये √1 माइनस √0, √2 माइनस √1, √3 माइनस √2 से चलते हुए 99 पर गया, √99 माइनस √98, तो ये बोलो ऐसे करके कटते चले गए, तो ये बचेगा केवल आपका √99। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे। और यहां देखो, जब k को रखोगे 1 तो इसका मैं यहां अलग लिख दे रहा हूं, तो √2 माइनस 1, √3 माइनस √2 और 99 पे आएगा √100 माइनस √99, ये कटेंगे तो ये हो गया 9 और ये बोलो हो गया 18। इसका मतलब दिस क्वांटिटी इज जस्ट ग्रेटर देन दिस, और यहाँ की जो क्वांटिटी आएगी वो तुम थोड़ा सा अपना निकाल लेना। ये 10 के आसपास है तो 20, तो ये 19 पॉइंट समथिंग के आसपास होगी। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी जो है वो 18 से कुछ 19 के बीच में बोलो पड़ रही है। तो इसका जो बॉक्स बोलो इवैल्यूएशन करोगे वो तुम्हारा कुछ ध्यान से देखो तो कहाँ से कहाँ के बीच में आ जाएगा, 15 से 19 के बीच में बोलो आपका, नहीं 17 से 19 के बीच में बोलो आपका आ जाएगा। इस तरह से बोलो बच्चों इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते थे, इंटीग्रेशन से भी और उससे भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखें, इफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 14 इन दिस इज k, देन 10th डिजिट इज k। मुझे लगता है इस सवाल को केवल डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम में इसलिए डाल दिया गया कि 10th डिजिट निकालनी है। 10th डिजिट का मतलब क्या हुआ कि 100 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को तो आप खुद ही अपने आप कर सकते हैं, काफ़ी आसान। इसका होल स्क्वायर है, इसके होल स्क्वायर का मतलब आप इसी एक्सप्रेशन को 2 बार लिख लें, दिस इंटू दिस। और फिर मुझे इनके प्रोडक्ट में x की पावर 14 चाहिए, तो चलो ये है x की पावर 0, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा x की पावर 14 से, तो यहाँ का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे x की पावर 14 का कोफिशिएंट होगा 15 प्लस ये हुआ 2, x की पावर 1 है तो चाहिए 13, 13 का साथी होगा 14, फिर यहां से आएगा बोलो तुम्हारा 3, ये x स्क्वायर है, ठीक है ना,
14 चाहिए तो 12 चाहिए, तो 12 का क्या होगा, x की पावर 12 का हो जाएगा 13। यही सीरीज तुम्हारी बोलो एज इट इज कंटिन्यू होगी कहाँ तक, 14 का जब तुम यहां से लिखोगे तो 14 का यहां से बोलो कितना निकल के आएगा 15, और यहां से आ जाएगा 1। तो ये तो बेटा बाइनोमियल से ज़्यादा सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल है। अब इसको कैसे करोगे, ऐसे करोगे कि ये अगर देखो लिखा हुआ है k, तो ये क्या लिखा है, इनका सम कितना है 16 16 16, तो ये लिखा है 16 माइनस k, और k आपका वेरी कर रहा है कहाँ से, 1 से लेकर 15 तक। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ये जो 16k है 16 अलग, और सिग्मा k बनेगा आपका 15 इंटू 16/2, और माइनस ये बन गया k स्क्वायर। k स्क्वायर का आंसर होगा 15 इंटू 16 इंटू 31/6। मेरे ख्याल से अब आप इसको बड़े आराम से कंफर्टेबली सॉल्व कर लेंगे, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा है वैसे तो आसान, लेकिन एक बार आप इसको अपने हिसाब से अटेम्प्ट करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए लिखा हुआ है, इफ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस y प्लस 1 अपॉन y होल टू द पावर 14 is alpha beta gamma, where alpha beta gamma is a 3-digit number, then find this। इसका मतलब सवाल ये है कि इसके एक्सपेंशन में मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो आइए जरा थॉट प्रोसेस लगाने की कोशिश करें। इसको अगर मैं देखने की, क्योंकि इसमें गलतियां क्या क्या हो सकती हैं, कुछ बच्चे इसको मल्टीनोमियल की तरह कर दें कि सर मल्टीनोमियल में मुझे सिखाया गया है कि अगर, मैं रिवाइज भी करा देता हूं, कि अगर मान लीजिए आपको एक मल्टीनोमियल दिया है x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन अप टू xr होल टू दी पावर n, तो इसमें जो आपके नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, आपको याद आ रहा है, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 होगा, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 होगा। तो बच्चे इसमें जल्दीबाजी में वही काम कर देते हैं कि 14 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, 14 4 18 माइनस 1 17 सी 3, पर बच्चों ये यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सारे के सारे जो तुम्हारे वेरिएबल होते हैं वो तो बोलो डिस्टिंक्ट होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं दो वेरिएबल सेम टाइप के होने लगे, तब उसमें होता क्या है कि कुछ टर्म ऐसे मिल जाते हैं जो सिमिलर पावर के हो जाते हैं, और सिमिलर पावर के टर्म्स आपस में फिर क्लब करना शुरू कर देते हैं, और क्लब करना शुरू करने से फिर टर्म्स की संख्या आपकी जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट यहां नहीं चल पाएगा बच्चों। फिर कैसे करें, मैंने कहा चलो पहले इस अंदर वाले को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, तो ये लिखा क्या है, ये लिखा है x प्लस, ये लिखा है x प्लस वाई, और इन दोनों को अगर मैं क्लब करूं तो ये लिखा है x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, और होल टू दी पावर बोलो हो गया 14। इससे फायदा ये हुआ कि पूरे से कॉमन आ गया x प्लस वाई होल टू दी पावर 14, और अंदर बचा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स वाई होल टू दी पावर 14। तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस टाइप के टर्म्स पहले अलग अलग कर लिए जो सिमिलर टाइप्स के बोलो हमारे टर्म्स थे। अब ये इसके एक्सपेंशन में बोलो नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों कितने आएंगे 15, और इसके एक्सपेंशन में भी बोलो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे 15। अब क्या कुछ ऐसा हो पाएगा कि उसमें कुछ टर्म सेम पावर के हो जाएं? मैंने कहा हो तो नहीं पाएगा, लेकिन मैं इसको और जस्टिफाई कर देता हूं। ये मेरे लिए लिखा है x प्लस वाई की पावर 14 इंटू 1 प्लस एक्स वाई की पावर 14, और बच्चों ये जो नीचे एक्स वाई की पावर 14 है
मेरा ये क्लेम है कि ये जो लिखा हुआ है ये इसके टर्म की संख्या को प्रभावित नहीं कर पाएगा। ये तो बेचारा केवल डिनोमिनेटर में एज इट इज बस बोलो लिखा ही तो हुआ है। भाई तुम अगर इस पूरे को खोल के मल्टीप्लाई करके भारी भरकम एक्सप्रेशन लिखो और हर एक के नीचे एक्स वाई की पावर 14 लगाते चले जाओ तो वो टर्म्स की संख्या को तो नहीं चेंज करने वाला। इसका मतलब टर्म्स की संख्या अगर निकालनी है तो मैं अगर इसको ना भी देखूं तो हो जाएगा काम। मैंने कहा हो गया काम, क्योंकि अब इसमें जो भी तुम देखोगे एक्स की और वाई की पावर सारी अलग अलग आएंगी और इसमें भी जो अलग अलग आएंगी कंबाइंड करोगे तो बोलो सेम पावर बन नहीं पाएंगी। इसका मतलब पहले के एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स 15, दूसरे में भी 15, तो टोटल हो गए 225, जिसको उसने एक 3 डिजिट नंबर के रूप में कहा है अल्फा बीटा गामा, और फिर उसने कुछ वैल्यू पूछी है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो 5 2 7 2 9 बोलिए इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्या लिखा हुआ है, थोड़ा और अच्छा सवाल। लेट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होल टू दी पावर 10 इज इक्वल टू दिस। ये वही चीज है, देखिए अंदर एक्स स्क्वायर है, होल टू दी पावर 10 मतलब मैक्सिमम पावर 20 और मिनिमम पावर 0। इसका मतलब इसमें एक्स की पावर 0 से लेके एक्स की पावर 20 तक के आपके टर्म्स बोलिए हो सकते हैं। ठीक, तो उसने उसको ऐसे ही लिख दिया है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर से लेकर a20x की पावर 20। तो वो मुझसे कहता है कि आप a7 अपॉन a13 निकालिए। a7 का मतलब इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 है और जो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 13 है उसके कोफिशिएंट्स का रेशियो इवैल्यूएट करिए। अब इस सवाल में देखिए जो सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात आती है कि बच्चों के मन में जो विचार आता है कि इसमें अगर मुझे x की पावर 7 चाहिए तो वो मल्टीनोमियल से सोचने लगते हैं। और मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है कर भी लें वो। अगर मुझे x की पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए, मल्टीनोमियल का थोड़ा सा रिवीजन, अगर मुझे इसका जनरल टर्म लिखना हो तो इसका जनरल टर्म कुछ ऐसे आता है बच्चों, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल, और ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर की पावर अल्फा इंटू 3x की पावर बीटा इंटू 4 की पावर गामा, जहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो बोलो हमेशा आपका 10 के बराबर होगा। और x का कोफिशिएंट कितना हुआ, वो हुआ 2 अल्फा प्लस बीटा, जिसे आपको बनाना है 7। तो अब आपको यहाँ से केस बनाने होंगे, ये लिखा अल्फा ये लिखा बीटा, तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है 3, तो 3 दूनी 6, तो ये 1 हो गया। फिर ये 3 के बाद क्या बना 2, 2 दूनी 4, तो ये 3 हो गया। ये 1 हुआ तो ये 5 हो गया, और ये 0 हुआ तो ये 7 हो गया। और फिर गामा निकालने लगे तो 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 6। अब मैंने कहा इतने में तो पसीने छूटने शुरू हो गए, क्योंकि अभी तो मैं केवल x की पावर 7 के कोफिशिएंट के लिए मेहनत कर रहा हूँ, फिर अब मैं 13 के लिए मेहनत करूँगा। तो यार मैंने मतलब फीलिंग आने लगती है कि ये मेथड इस प्रकार से अप्रोप्रिएट तो नहीं हो पाएगा। अभी कोफिशिएंट भी जब निकालोगे तो क्या होगा, क्योंकि ये 4 आए तो चारों का सम आएगा और पहले का ही कोफिशिएंट आएगा 10 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 2 टू दी पावर अल्फा इंटू 3 की पावर में है बीटा और 4 की पावर गामा। ऐसे मैं 6 टर्म निकालूं और उन 6 टर्म को निकालने के बाद फिर उन सबको ऐड करूं। मैंने कहा भाई पसीने छूट रहे हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता। ये तो 7 का लड़ भिड़ के कर लिया तो फिर 13 का। भाई IIT लेवल का सवाल है तो वो मुझसे 3 मिनट लगवा ले, 4 लगवा ले, 5 लगवा ले, लेकिन अगर वो 10-10 मिनट लगवाने लगा तो इसका मतलब
मतलब ये है कि इस सवाल को करने का हमारे पास कोई और बेहतर मेथड होगा। तो तुरंत मैंने पहले इस मेथड को सरेंडर किया, फिर कुछ और सोचना शुरू किया। लाइए एक्स, ये कुछ वैसा मुझे फील एकदम से आ रही है। बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने एक सवाल ऐसा आपको भी कराया था कि ए आर बराबर ए 2n माइनस आर। स्टार्टिंग से कोई टर्म, लास्ट से कोई टर्म, दोनों का कोफिशिएंट सेम 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 ऐसे करके बोलो। तो वैसी ही फील कुछ यहां आ रही है कि कुछ ऐसी सेटिंग बैठ जाए कि भाई A7 क्या है। तुम अगर ध्यान से देखो, इसमें A0, A1, A2 से लेके A20 तक है। A7 जो इधर से होगा वो बोलो यहाँ से 8वां टर्म पड़ेगा, ये A0 से शुरू हुआ ना, ऐसे ही यहाँ से A13। तो कुछ वैसी ही फीलिंग लग रही है कि स्टार्टिंग से किसी नंबर का टर्म और लास्ट से उसी नंबर का टर्म, और वो दोनों जो हों वो को सेम होने लगे या कुछ होने लगे। चलो अब मैं एफर्ट मार के शुरू करता हूँ। तो इसका जो अपना एक्सपेंशन लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होल टू दी पावर 10, वो तो लिखा है A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर से लेकर मैंने लिख दिया A20 x की पावर 20। अब जैसे उस सवाल में अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो मैंने x को रखा था 1/x। उससे क्या हुआ था कि 1/x रखने के बाद जब एलसीएम लिया था तो ये कांस्टेंट बन गया था, ये A20 हो गया था और ये हो गया था A0 x की पावर 20। तभी जब कोफिशिएंट कंपेयर किए थे तो A0 A20 के बराबर आ रहा था। लेकिन यहां पर देखो, अगर मैं x को केवल 1/x रखूं तो खराब हो जाएगा। क्यों खराब होगा? देखो, मैं x को 1/x रखूंगा तो ये हो जाएगा 2/x स्क्वायर, और एलसीएम लूंगा तो वो इधर आके बनेगा 4x स्क्वायर, ये बनेगा 3x और ये बनेगा 2। तो ये तो अंदर का एक्सप्रेशन ही पूरा का पूरा बदल गया। तो मुझे x की जगह कुछ ऐसा रखना चाहिए जिससे कि अंदर के एक्सप्रेशन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना आए। तो अब गेम समझो, यहां पर आप x को पुट करो 2/x। फायदा, मैंने कहा यहां पे जब x को 2/x रखोगे तो ये बन गया 8/x स्क्वायर प्लस 6/x प्लस 4 होल टू दी पावर 10 बराबर A0 प्लस A1/x प्लस A2/x स्क्वायर से लेके लास्ट में पहुंचा A20। अरे नहीं, टू तो रखा ही नहीं भाई, टू तो रख, 2/x रखा ना, तो यहां क्या आ गया, 2 स्क्वायर आ गया, और यहां आ गया 2 की पावर 20 x की पावर 20। 2 कैसे मेरे दिमाग में आया वो भी अब तुम्हें समझ में आएगा। अगर मैं यहां पर एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा बताओ बच्चों, 8 प्लस 6x प्लस 4x स्क्वायर होल टू दी पावर 10, नीचे आ गया x की पावर 20। मैं ये चाहता था कि ये एक्सप्रेशन कहीं से रिटेन करे। देखो, पूरे से 2 कॉमन आ गया, तो अगर मैं इस पूरे से 2 कॉमन ले लूं तो ये हो गया 2 टू दी पावर 10 बाहर, और अंदर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होल टू दी पावर 10, और ये एक्सप्रेशन देखो मेरा रिटेन किया। अब ये जो नीचे x की पावर 20 बैठा है, इस x की पावर 20 को मैं उधर अगर फेंकूं तो ये जाके बना A0 x की पावर 20 प्लस, यहां पे बोलो क्या बना, x की पावर 20 है ना, तो वो बनेगा 2A1 x की पावर 19 प्लस बनेगा 2 स्क्वायर A2 x की पावर 18, और लास्ट वाले में जाकर देखोगे तो A20 के साथ 2 की पावर 20 बन गया।
अब हो गया मेरा काम, पर मैं स्लाइड ना चेंज करके यहीं थोड़ी बहुत जगह निकाल के कर लेता हूं। तो देखो हुआ क्या, ये लिखा है 2 to the power 10 इंटू ये एक्सप्रेशन तो बोलो यही है। तो अगर मैं इसको यहां लिख दूं a0+a1x+a2 एक्स स्क्वायर से लेकर a20 x⁻20 जो बराबर में बन रहा है इसके, क्या लिखा है, a0 x⁻20 प्लस 2a1 x⁻19 प्लस 2 स्क्वायर a2 x⁻18, लास्ट वाला है a20 2⁻20 x⁻0। और एक्सप्रेशन तो सेम ही है, तो कोफिशिएंट मैच करेंगे। अब हो गया मेरा काम। अब मुझे अगर a7 चाहिए तो मैं यहां से मान लो a7 का कोफिशिएंट ढूंढूं यहां से, तो a7 का कोफिशिएंट मेरा क्या आएगा, ये तो लिखा है 2⁻10 और x⁻7 का कोफिशिएंट यहां से आएगा a7। अब मैं वहां से भी अगर x⁻7 का कोफिशिएंट ढूंढूं तो ध्यान से देखना, जहां पर भी x⁻7 होगा 7, ठीक है, तो मैं समझने लगा। देखो अपने आप देखना, ये 18 है और ये 2 है, 18 और 2 20, 19 और 1 20, 20 और 0 20। तो इसका मतलब जब मैं x⁻7 लूंगा तो इसका मतलब यहां पर आएगा 13 और यहां पर 2 की पावर भी तुम्हारी होगी 13। बोलो आ गया होगा। मैंने कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया दोनों तरफ, x⁻, किसका, 7 का। फिर देख लो x⁻7 के साथ यहां पर आएगा 13 और ये 20 था तो ये भी 20 था, तो 2⁻13 बनेगा। तो ये मैंने देखो कोफिशिएंट कंपेयर करे तो दिस इंप्लाइज a7 अपॉन a13 इज इक्वल टू, बोलिए निकल कर आएगा 8। तो ये मास्टर क्लास इस सवाल के अंदर ये था कि आप इसको केवल गधा मजूरी से, कि आप सोचें कि x⁻7 का कोफिशिएंट निकाल लूं और मैं x⁻13 का कोफिशिएंट निकाल के कर लूं, तो ऐसा हो पाने की संभावना नहीं बैठ पाती। तो ये है इसके अंदर मेन थॉट प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है। लिखा है 1 + x² होल टू दी पावर 10 बराबर a0 + a1 x + a2 x² से लेके कुछ वही थॉट प्रोसेस है। देखो मैक्सिमम पावर 20 और इसी का भाई मैंने कराया था क्लास में। इफ द सम a0² + a1 a2 + a2 a4 a3 a6 and so on up to a10 a20 is equal to coefficient of x⁻n in this, then maximum value of n/4 की वो यहां पर डिमांड कर रहा है। तो बच्चों इसमें क्या विचार बनाएं, क्योंकि मैंने जो अभी कराया था तो इसी टाइप का। भाई क्या लिखा है, उसने यहां पर लिखा है a0², मतलब a0, फिर उसने लिख दिया है a1 a2, फिर लिखा है a2 a4, फिर लिखा है a3 a6 एंड सो ऑन, लास्ट में जाके लिखा है a10 a20। अब ये इनडायरेक्टली कहो तो थोड़ा अलग टाइप की चीज। भाई देखो दो कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और मैंने आज की शुरुआत उसी से की थी कि जब दो कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, पहली वैरायटी थी जब सफिक्सेस का सम कांस्टेंट हो, दूसरी थी डिफरेंस कांस्टेंट हो। लेकिन ना तो बच्चों यहाँ पे सम कांस्टेंट आ रहा है, या ना यहाँ कितने का डिफरेंस है 0, यहाँ डिफरेंस 1 का, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, यहाँ 10 का।
तो अब इसको कैसे कंट्रोल करें? तो मैंने उस समय बेटा देखो आपसे एक बात कही थी कि हम लोग क्या, जैसे कहा था कि डिफरेंस का सवाल अगर होता है तो x की जगह क्या पुट करते हैं, 1/x। पर मैं कह रहा था देखो ये थॉट है, ये कोई नियम नहीं है। साइन अगर ऑल्टरनेटली वेरी करता है तो x की जगह -1/x रखने लगते हैं। याद आ रहा है? और यहां पर तो डिफरेंस भी कांस्टेंट नहीं दिख रहा, तो मुझे कुछ ऐसी सेटिंग बैठानी होगी कि ये पूरी की पूरी चीज मतलब हर एक के साथ x की पावर सेम आने लगे। जैसे एक बार लिखा मैंने एक्सप्रेशन ये, तो a0 के साथ क्या होता है, x की पावर 0। दूसरे वाले में x a0 के साथ कुछ होगा तो वो मिल के x की पावर कुछ देंगे। फिर ऐसे ही यहाँ पे a0 a1 में क्या है x, a2 में यहाँ कुछ होगा, उसमें भी कुछ ऐसा है कि मतलब हर एक जो हो वो x की सेम पावर देने लगे। ठीक है, अब मैं समझ रहा हूं बात करना क्या होगा। x को मुझे पुट तो कुछ करना पड़ेगा, क्या x की जगह 1/x या 1/ कुछ या कुछ, पर जिसके बाद सेटिंग ये हो जाए कि हर टर्म में x की पावर सेम आए। अच्छा, अगर मैं x को कुछ 1/समथिंग पुट कर रहा हूं तो ध्यान से देखो, जब यहां पे तुम उसको पुट करोगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो a0 ही रहेगा। इसका मतलब पहले वाले में भी a0 के साथ x की पावर 0, दूसरे में भी a0 के साथ x की पावर 0। इसका मतलब अब कसम खा लो कि मुझे इसको किसी भी तरह से x की पावर 0 का कोफिशिएंट बनाना है। अब अगर 0 का बनाना है तो अगर a1 के साथ क्या है, x, a1 के साथ क्या है x, तो दूसरे वाले में जो a2 हो, दूसरे वाले में जो a2 हो उसमें कहीं से वो लोग क्या आ जाए बच्चों, 1/x टाइप का आ जाए, a2 में 1/x टाइप का आ जाए। और अगर मैं a2 में 1/x टाइप का लाना चाहता हूं तो फिर वो आए क्या, √x। तो 1/√x का उससे तो नहीं बनेगा। फिर एक काम करते हैं, √x की जगह x² रखवाते हैं। एक मिनट, अब देखो एक प्लान आया दिमाग में। जैसे मेरी वहां तक बात समझ में आई थी जहां मैं √x सोच रहा था। √x की बजाय अगर मान लो मैं यहाँ पे x को उधर की बजाय इधर ले आऊं, x को पुट करो 1/x², तो क्या होगा बच्चों, 1 + 1/x² + 1/x की पावर 4 होल टू दी पावर 10 इज इक्वल टू a0 + a1/x² + a2/x की पावर 4 से लेकर a20/x की पावर 20। अब एक बात देखो, मैं a0 एक्चुअली में यहां का ले रहा था, मान लो यहां का लेता a0, खैर फर्क नहीं पड़ता, a0 के साथ x की पावर 0। अब देखो अगर मैं a1 यहां का लेता और a2 यहां का लेता तो ये देखो नीचे x², ये x², ये देखो कटा। फिर यहां का मैं लेता a2, वो आता 1/x की पावर 4, और यहां पर जब मैं लेता क्या, a2 के साथ कौन चाहिए, a4, तो a4 के साथ बोलो x की पावर 4 आता, फिर ये कटता। अब हो गई सेटिंग। इसका मतलब ये पूरा का पूरा मुझे x की पावर 0 का कोफिशिएंट मिलता इनके प्रोडक्ट में, किसके प्रोडक्ट में, 1 + x + x²। एक तो बना होल टू दी पावर 10 और दूसरा क्या बन रहा है, अगर मैं एलसीएम ले लूं x की पावर 4 तो x की पावर 4 + x² + 1 होल टू दी पावर 10 डिवाइडेड बाय x की पावर 40 के एक्सपेंशन में मुझे किसी भी तरह से x की 40 क्यों हो गया, एलसीएम में क्या लिया, x की पावर 4 सही तो है, 40 सही है। में मेरे को जो ये चीज पूरी की पूरी नजर आती वो x की पावर बोलो 0 का कोफिशिएंट नजर आती। अब एक काम करता हूं, वो जो नीचे x की पावर 40 तुमको कुछ कुछ बोलो नजर आ रहा है,
उस x की पावर 40 को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो मेरे लिए जो सवाल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 10 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 होल टू दी पावर 10। सही है ना सब? सही तो है। और वहां पर मैंने मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स की पावर 0 आ गया। के एक्सपेंशन में मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 40। उसने सवाल में कुछ अलग कह रखा है, क्या कि ये चीज जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 20। और देखो कुछ माइनस वाला भी लिखा है, हो गया मेरा काम। इसके फैक्टर बोलो मुझे आते ही हैं। ये लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 10। इसके फैक्टर याद है ना आपको? इसमें क्या करते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर बोलो जोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर घटा देते हैं, तो ये बनता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके फैक्टर आएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10 की पावर 10। तो ये इसके साथ कंबाइंड होके 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 20 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 10। बोलो वही एक्सप्रेशन बन गया। में मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 40। बोलो सहमत हैं बच्चों? अब तो आप लोगों का सवाल ये सीधे सीधे हो ही जाएगा। बच्चों सवाल देखिए मैं और भी लेके आया हुआ हूं, लेकिन अब आप इनको मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। अब आप इनको एज आ HW करते चले जाइएगा। एक सवाल ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, ये वैसे ही कुछ कुछ मिलता जुलता। तो इन कुछ क्वेश्चंस को आप लोग खुद अटेम्प्ट कर लीजिएगा। नहीं तो नेक्स्ट राउंड पे जब मैं बाइनोमियल में आऊँगा, इनकेस अगर आपको इसमें कोई पर्टिकुलर, जैसे कि ये जो भी है इनकी नंबरिंग भी कर देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, ये होमवर्क में मैं आपको सवाल देता हूँ। ये हो गया HW1। चाहे आप इसको स्पेशल क्वेश्चंस की तरह ट्रीट करें, 5 सवाल के आसपास मुझे लगता है कि मैं आपको एज अ होमवर्क लिख देता हूं। HW नंबर 5। बोलो क्लियर? तो इन 5 सवालों को बच्चों कर लीजिएगा। इन केस अगर मान लीजिए इन सवालों में आपका कोई डाउट आता है तो वो डाउट आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इन केस या तो मैं आपको उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, या हम लोग जब कॉम्प्लेक्स में मुलाकात करेंगे तब बोलो कर लेंगे। जहाँ तक होमवर्क की बात है तो PW ऐप पर आपको बाइनोमियल थ्योरम पर एक DPP मिलेगी, लगभग 15 से 20 प्रश्नों की। उनको करिएगा, विद सॉल्यूशन मिलती है। ठीक, समरी आपको मिली गई कि मैंने आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड, डिविजिबिलिटी से रिलेटेड, 2 के मल्टीप्लिकेशन के सवाल, उसमें सफिक्सेस का सम कांस्टेंट हो उसके सवाल, उनका डिफरेंस कांस्टेंट हो उसके सवाल, किस प्रकार से डील करते हैं, मल्टीनोमियल में अगर वही चीज़ आ जाए तो उनको कैसे डील करते हैं, ये बोलिए सीखा। तो ये बच्चों बाइनोमियल का जो एक कैप्सूल पैकेज हम लोगों ने सोचा था कि 2 टर्न में उससे रिलेटेड जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो सारी की सारी कवर करें, वो बोलिए हम लोगों ने कर ली। अब नेक्स्ट जो कैप्सूल आने वाला है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हम लोग लेके आएंगे। समय धीरे धीरे कम हो रहा है बच्चों, इसलिए पूरी एक्सीलेटर पे पांव दबा दें और पूरी तरह से पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।